वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, तर्कशास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। ये आपका सेकंड पेपर है और मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सेकंड पेपर में तर्कशास्त्र जो विषय है आपका, उसके राइटर का नाम है इरविंग एम कॉपी। ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है और इसका जो पब्लिकेशन है वो पियर्सन पब्लिकेशन के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको अगर ये बुक ख़रीदनी है तो तर्कशास्त्र एक परिचय, ये बुक का नाम है और इसके राइटर नेम है इरविंग एम कॉपी। मुख्य रूप से ये बुक तो इंग्लिश में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन वर्क जो है वो संगमलाल पांडे ने किया है। तो आप जब भी खरीदें तो मार्केट में ये अवश्य देखना कि पियर्सन पब्लिकेशन वाली बुक ही खरीदें। दयाल बुक डिपो के यहाँ आपको एक बुक मिलेगी, बहुत ही पुराना एडिशन है, वो मत लेना। नया एडिशन है पियर्सन पब्लिकेशन, ठीक है। इस पेपर में जो पहला यूनिट है आपका वो है व्हाट इज़ लॉजिक, यानी तर्कशास्त्र क्या है और इसका परिचय। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तर्कशास्त्र के परिचय का मैंने आपको पीडीएफ के रूप में मैटर सेंड कर दिया है। आज हम इसको समझ लेते हैं कि तर्कशास्त्र क्या है। आप लोग सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को माना गया है। मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि उसके पास विवेकशीलता का गुण है। इसलिए हर विषय मनुष्य की यह परिभाषा देकर कहता है कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब विवेक से यहाँ हमारा तात्पर्य है, तर्कशास्त्र में विवेक से हमारा तात्पर्य है कि असत्य को सत्य से अलग करने में जो विषय हमारी सहायता करता है वो विषय तर्कशास्त्र कहलाता है। सामान्य एक मनुष्य जो है, जो कि तर्कशास्त्र से परिचित नहीं है, वो किसी भी सामान्य बात के आधार पर विषय सिद्धांत पर पहुंचने में बहुत जल्दबाजी कर लेता है। उसके वैज्ञानिक और तार्किक नियमों पर वो कोई विचार नहीं करता, जिसका परिणाम ये होता है कि वो हमेशा गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें तर्कशास्त्र के नियमों को, उसकी पद्धतियों को समझने की आवश्यकता है। और एक दार्शनिक चिंतन में तर्कशास्त्र का तो ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि हम सत्य विषय का हमारे पास अनुभव होते हुए भी हम किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो यदि जिसे तर्कशास्त्र का ज्ञान है तो वो व्यक्ति किसी भी समस्या पर क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से विचार कर सकता है और अधिकतर मामलों में तो ये देखा गया है कि उसका समाधान जो है कम जटिल होता है और अधिक सुनिश्चित होता है। तो सही तर्क पद्धति तो वह है जिसमें आधार वाक्य इतने सशक्त हों कि वे निष्कर्ष को पुष्ट कर सकें। जब आधार वाक्य ही अधूरा होगा तो वो निष्कर्ष की पुष्टि नहीं कर सकता है, तब हमारी तर्क पद्धति जो है गलत साबित हो जाती है। अब यहाँ शब्द आधार वाक्य और निष्कर्ष आया है, तो आधार वाक्य कहते किसे हैं, पहले इसे जान लेना है कि किसी भी युक्ति में जब हम निष्कर्ष को प्रमाणित करते हैं या निष्कर्ष को प्रमाणित करने वाले जिन तर्क वाक्यों को हम प्रयोग में लाते हैं वो आधार वाक्य कहलाते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है इसलिए राम
मरणशील हैं। ये एक युक्ति आकार है। इसमें सभी मनुष्य मरणशील हैं और राम मनुष्य हैं। ये दो जो वाक्य हैं, ये जो तर्क वाक्य हैं, ये ही आधार वाक्य हैं और इन्हीं से ही राम की मरणशीलता को हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। और निष्कर्ष किसे कहते हैं? तो निष्कर्ष वो स्वीकृत तर्क वाक्य है जो आधार वाक्यों से तो निगमित होता है, यानी जो आधार वाक्यों से ही जिसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो निष्कर्ष को जो प्रमाणित करने वाले तर्क वाक्य हैं वो तो आधार वाक्य हैं, और जिन आधार वाक्यों से हम किसी वाक्य को स्वीकृति प्रदान करते हैं वो निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ शब्द आया था आधार वाक्य और निष्कर्ष। तो कोई भी युक्ति, अब युक्ति शब्द आया है तो पहले युक्ति को जान लें कि प्रत्येक युक्ति में कम से कम 3 जो तर्क वाक्य होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये पहला आधार वाक्य है। दूसरा राम मनुष्य है, ये दूसरा आधार वाक्य है। तो इन दोनों के आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि राम भी मरणशील है। तो ये जो 3 तर्क वाक्यों से जो एक आकार बना है ये युक्ति कहलाती है, और युक्ति का संबंध सदैव आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच का ही होता है। यानी आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच का जो संबंध है वो ही युक्ति कहलाती है। यानी आधार वाक्यों से जिस निष्कर्ष को हम प्रतिपादित कर रहे हैं तो उन आधार वाक्यों और निष्कर्ष को बीच में जो संबंध पाया जा रहा है वो ही युक्ति कहलाती है। तो इस युक्ति में पहले जो 2 तर्क वाक्य हैं वो आधार वाक्य हैं और अंतिम जो तर्क वाक्य है वो निष्कर्ष है, और युक्ति जो है इन दोनों के बीच का संबंध है। ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर है। अभी हमने तर्क वाक्यों की बात की थी कि किसी भी युक्ति में 3 तरह के तर्क वाक्य पाए जाते हैं। तो अब तर्क वाक्य से हमारा क्या अभिप्राय है? आपने अपने स्कूली शिक्षा में वाक्यों के बारे में पढ़ा होगा। वाक्यों के 4 भेद होते हैं, 4 भाग होते हैं: उद्देश्य, विधेय, परिमाण और संयोजन। ठीक है। और प्रश्न ये है कि तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर हो सकता है। तो वाक्य तो क्या है? व्याकरण की भाषा का एक भाग है जिसमें उसकी रचना हो रही है, जबकि तर्क वाक्य जो है युक्ति की एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसके पद जो हैं सार्थक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ये लाइन है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो उसमें सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये 4 पद इसमें इस तर्क वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन चारों पदों का एक दूसरे से संबंध है और कोई न कोई अर्थ उनसे निकल रहा है। यानी ये तर्क वाक्य जो है मनुष्य की मरणशीलता को सिद्ध कर रहा है। तो ठीक है, अब ये एक तर्क वाक्य है, इसमें सभी परिमाण हैं, यानी मात्रा की बात कर रहा है। मनुष्य जो है वो उद्देश्य है, मरणशील जो है वो विधेय शब्द है, और है शब्द जो है वो संयोजन है जो इस पूरे वाक्य को जोड़ रहा है। अगर हम है नहीं लिखेंगे तो सभी मनुष्य मरणशील, आगे डैश 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 हो जाएगा, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सभी मनुष्य मरणशील, आगे क्या? ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है ना। तो जब है हम कहेंगे तभी ये वाक्य पूरा हो रहा है, और इस वाक्य का ये अर्थ भी निकल रहा है कि सभी मनुष्य जो है उनमें मरणशीलता का गुण पाया जाता है। तो ये जो अर्थ को स्पष्ट कर रहा है वो तो तर्क वाक्य कहलाएगा, और इसमें जो पद ये 4 प्रयुक्त हुए हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये वाक्य के भाग कहलाएंगे। ठीक है। तो वाक्य और तर्क वाक्य में ये अंतर है। वाक्य के अर्थ से होने के कारण उस भाषा का वो
भाग ही नहीं होता, क्योंकि वाक्य का हम अर्थ नहीं देख रहे हैं, उसकी बनावट देख रहे हैं। और तर्क वाक्यों को हम सत्य या असत्य कह सकते हैं, वाक्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कह सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या कर रहे हो, या आज्ञाबोधक वाक्य है, इस कमरे से बाहर निकल जाओ, दरवाज़ा बंद करो, टीवी बंद करो। तो ये सारे वाक्य ऐसे हैं जिसको हमें आदेश के अनुसार जिसका हमें पालन करना है। लेकिन ये वाक्य तर्क वाक्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार की सूचना या तथ्यों की जानकारी हमें दे रहे हैं। तो ये तो हुआ वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर। तर्क वाक्य का संबंध वाक्यों में जो प्रयुक्त होने वाले पद हैं उनके अर्थ से होता है, और वाक्य का संबंध व्याकरण की रचना में उसके भाग से होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर। अब हम पढ़ रहे हैं तर्कशास्त्र। तो तर्कशास्त्र शब्द जो है, इसको भी शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, तर्क और शास्त्र। तर्क का अर्थ है किसी भी समस्या के समाधान में किया जाने वाला बौद्धिक प्रयास, और शास्त्र का अर्थ है किसी भी विशेष विषय में निहित उसके सीमित और संचित ज्ञान का सुव्यवस्थित, सत्यपरक और गूढ़ अध्ययन कराना शास्त्र कहलाता है। इस तरह से तर्कशास्त्र की परिभाषा में इस रूप में कह सकते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान में किया जाने वाला बौद्धिक प्रयास जो अपनी पद्धतियों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान कराता है, वो ही विषय तर्कशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो तर्कशास्त्र का शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये अर्थ हुआ। अब तर्क की जो प्रक्रिया है वो दो रूपों में चलती है, आगमन और निगमन। आगमन का अर्थ है विशेष तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे आपने अपने जीवन में राम, श्याम, मोहन आदि इनके बारे में सुना है कि एक के बाद एक सभी को मृत्यु की ओर जाते देखा है। ठीक है, तो इससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये सभी मनुष्य हैं, इसलिए इनमें मरणशीलता का गुण पाया जाता है। तो इसको अगर हम युक्ति के आकार के रूप में देखेंगे तो हम इसमें दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष को प्रतिपादित करेंगे। तो इसका पहला आधार वाक्य बनेगा कि राम, श्याम, मोहन आदि मरणशील हैं, ये इसका पहला आधार वाक्य बनेगा। दूसरा आधार वाक्य बनेगा क्योंकि ये तीनों मनुष्य हैं, और इन दोनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी मनुष्य जो है मरणशील हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है आगमन कहलाता है। दूसरा है निगमन। निगमन हम उसे कहते हैं जहाँ सामान्य के आधार पर हम किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने आगमन में निष्कर्ष निकाला कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये एक कॉमन निष्कर्ष निकाला आपने। ये कॉमन जो निष्कर्ष है ये ही निगमन का आधार वाक्य कहलाएगा कि जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है इसलिए राम मरणशील हैं। तो ये हमने एक सामान्य तथ्य के आधार पर एक विशेष व्यक्ति यानी राम की विशेषता को ज्ञात किया। ठीक है, तो इस प्रकार से तर्क की प्रक्रिया जो है दो रूपों में ही चलती है। इसी तरह से युक्तियाँ भी जो है उनको भी दो आकारों में हम बांट सकते हैं या दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। निगमनात्मक ऐसी युक्तियाँ जिनके आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए पूरी तरह से प्रमाण प्रदान करने का
दावा करते हैं। जैसे राम की मरणशीलता से संबंधित युक्ति जो है निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण है। दूसरा है आगमनात्मक युक्ति, जिसमें आधार वाक्य जो है निष्कर्ष की सत्यता के लिए पूरी तरह से साक्ष्य प्रदान करने की बजाय केवल कुछ ही प्रमाण देने का दावा करते हैं। इसलिए ये युक्तियाँ जो है निष्कर्ष को निश्चित रूप से प्रतिपादित नहीं कर पाती हैं, केवल कुछ प्रसंभाव्यताओं को ही यानी संभावनाओं को ही वो स्थापित करती हैं, यानी निष्कर्ष के लिए केवल कुछ आधारों का ही वो दावा करती हैं। ठीक है, तो आगमन और निगमनात्मक युक्तियों में जो निगमनात्मक युक्तियाँ हैं उसमें निष्कर्ष की सत्यता का यदि दावा किया जाता है तो वो युक्ति सही भी है और वैध भी कहलाती है, और यदि आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए पूरी तरह से प्रूफ या प्रमाण प्रदान नहीं करते हैं तो वो युक्ति गलत हो जाती है। लेकिन सामान्यतः हमने आगमनात्मक युक्तियों को वैध और अवैध नहीं कहा है, क्योंकि उनका मूल्यांकन जो है हम केवल अच्छे या बुरे के रूप में ही कर सकते हैं। तो किसी भी वैलिड या वैध निगमनात्मक युक्ति में जो असत्य निष्कर्ष निकलते हैं तो उसके साथ में उसके आधार वाक्यों का सत्य होना असंभव होगा। क्योंकि वैध युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में एक दृढ़ और सबल संबंध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ आपको कि सभी जानवर मरणशील प्राणी हैं। ठीक है, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, इसलिए सभी बिल्लियाँ मरणशील प्राणी हैं। तो ये एक वैलिड युक्ति है और इसके सभी तर्क वाक्य जो है सत्य कहलाएंगे। क्योंकि निष्कर्ष में जो आधार वाक्य में मरणशीलता शब्द है और दूसरे आधार वाक्य में जो बिल्लियाँ शब्द है ये आपके कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में आया है, तो ये युक्ति जो है एक प्रकार से वैलिड कहलाएगी। ठीक है, तो ये हुआ युक्तियों के दो वर्ग, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो एक तर्कशास्त्री जो है वो तर्क की प्रणाली को केवल वैधता के दृष्टिकोण से ही देखता है, और एक मनोवैज्ञानिक जो है उसका दृष्टिकोण हमेशा अलग होता है। तर्कशास्त्री का लक्ष्य ये होता है कि वो युक्तियों की वैधता को स्थापित करे, और वो बताना चाहते हैं कि कैसे हम सही तर्क कर सकते हैं। और तर्कशास्त्री के लिए सही तर्क के तरीके और मानदंडों का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि हमारे तर्क जो है सही हो और निष्कर्ष जो है तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ठीक है, तो ये था तर्कशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने विशेष रूप से आधार वाक्य और निष्कर्ष को जाना, युक्तियों को जाना, और युक्तियों के दो वर्ग आगमनात्मक और निगमनात्मक, इन दो तर्कों पर भी हमने चर्चा की है। इसमें अगर एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बनते हैं उसमें मेन जो सेक्शन ए में क्वेश्चन बनता है आपका 50 शब्दों में कि निम्नलिखित संप्रत्ययों को 50 शब्दों में परिभाषित कीजिए, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है तर्कशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या तर्कशास्त्र की परिभाषा, आधार वाक्य, निष्कर्ष, युक्तियाँ और युक्तियों के प्रकार। ठीक है, इस पर मैंने आपको PDF के रूप में मैटर सेंड कर दिया है, और आज इस टॉपिक को मैंने वीडियो के रूप में आपको समझा दिया है। अगर समझ में ना आए तो वो मैटर उठा करके एक बार रीडिंग कर लेना, उसके बाद भी समझ में ना आए तो मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मैं और विस्तृत रूप में अच्छे से आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।